हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री की पहली इकाई पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। जिसके पहले वीडियो में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य प्रस्तावना और रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। देखिए, तो जितने भी प्रकार के विज्ञान हैं, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान है ना, इन सभी विज्ञानों का संबंध रसायन विज्ञान से है। उन सभी की जो क्रियाविधि है, चाहे जीव विज्ञान की आप कहें, भौतिक विज्ञान कहें या भू विज्ञान की कहें, उनकी सभी क्रियाविधि जो है रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। अगर हम रसायन विज्ञान को निकाल देते हैं तो लगभग ये सभी विज्ञान शून्य हो जाएंगे, इनका महत्व जीरो हो जाएगा। विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रायः विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने कहा कि जो दूसरे शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इनसे भी जुड़ी हुई है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, विषय धातुओं आदि सहित नवीन सामग्रियों के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। चलिए अब इसको समझते हैं, क्या लिखा है। मौसम विज्ञान। देखिए, मौसम हमेशा बदलते रहता है और इसका जो अनुमान है या मौसम कैसे बदला, कैसे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी रसायन विज्ञान से संबंधित है। क्योंकि विभिन्न जो रासायनिक पदार्थ हैं वो हवा में मिलते रहती हैं और वो इस मौसम के जो बदलाव के कारणों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखिए, वो भी एक प्रकार से मौसम के परिवर्तन से संबंधित आप मान सकते हो, क्योंकि अल्ट्रावायलेट आएगी तो गर्मी बढ़ेगी, है ना। तो उसका ओजोन का जो क्षय है वो कैसे होता है आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली देखिए, हमारी जो ब्रेन है इसमें कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन है, डोपामाइन है ना, कैटेकोलामाइन है। तो ये जो केमिकल्स हैं ये हमारे मस्तिष्क के संचालन को नियंत्रित करते हैं। तो ये भी केमिकल्स है ना। कंप्यूटर का संचालन कैसे होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का वहां पर संचालन होता है, तब कंप्यूटर चलता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्टडी भी आप इसमें करेंगे। जितने भी उर्वरक हैं, चाहे आप उसको रासायनिक उर्वरक कहें या जैविक उर्वरक कहें, सभी रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। क्षार है, अम्ल है, लवण। अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनता है, साल्ट, है ना। बहुत सारे रंग हैं, ठीक है, जो इस्तेमाल किए जाते हैं डाई के रूप में। बहुलक, बहुलक मतलब क्या होता है, पॉलीमर्स। जैसे कि प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये अपने आप में बहुलक हैं, ठीक है। तो इनका निर्माण कैसे है। दवाएं, ज़्यादातर जो एलोपैथिक दवाएं हैं वो तो सिंथेटिक तरीके से बनाई जाती हैं। आयुर्वेदिक दवाओं में भी जो गुण होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, उसमें भी कोई ना कोई केमिकल होता है, चाहे वो नेचुरल केमिकल हो। साबुन है, साबुन कैसे बनता है, तो हमने बताया था कि कोई भी प्रकार का वसा ले लो और उसमें कोई क्षार मिला दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टाइप की क्षार, तो वसा और क्षार के मिलने से साबुन बनता है। तो वो एक प्रकार से साल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम साल्ट बन जाता है उस फैट का। अपमार्जक मतलब होता है डिटर्जेंट पाउडर, जो हम यूज़ करते हैं, पाउडर या साबुन। तो वो क्या करता है, जो मैल है और जो ऑयल चिपका हुआ है कपड़े के साथ, उसके साथ वो बॉन्ड बनाता है और उसको खींच के निकाल लेता है। धातु, धातु जितने भी हैं, कापर है, सोना है, चांदी है, ये सब हैं, उनका निष्कर्षण कैसे करना है, उनका गुण कैसे निर्धारित होता है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। मिश्र धातु कैसे बनाते हैं, एक से अधिक धातुओं को मिला देते हैं तो मिश्र धातु बनता है। जैसा हमने देखा था कि स्टील एक मिश्र धातु है। सोना का जो आप इस्तेमाल करते हैं ये बनाने के लिए, जो अपने ज्वेलरी बनाने के लिए, वो भी मिश्र धातु होते हैं, क्योंकि प्योर सोने से 24 कैरेट से नहीं बनता, उसमें तांबा मिलाया जाता है ना। तो इन सभी चीज़ों का जो निर्माण होता है वो रासायनिक उद्योगों में होता है। तो रासायनिक उद्योग का कहने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि कोई विशेष प्रकार का रसायन बन रहा है। ये सारी चीज़ें जहाँ बनती है वो भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही बनती हैं। रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, है ना, उसमें हजारों लाखों लोग रोजगार पाए हुए हैं। तो उनसे प्रोडक्ट निकलते हैं, वो बिकते हैं, उनसे लाभ कमाती है, उनसे टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन, स्वास्थ्य, सुविधा की वस्तुएं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि देखिए, भोजन जो हम पैदा करते हैं, है ना,
तो उसमें तरह तरह के केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये हम इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा फसल होती है, जैसा अभी तक समझते रहे हैं अपन, है ना। स्वास्थ्य सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, है ना, वो बनती हैं। और जो अन्य सामग्रियां हैं जो हमको डेली लाइफ में यूज होती हैं, उनका निर्माण भी हम केमिकल प्रोसेस द्वारा करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा करते हैं। विभिन्न उर्वरकों, जीवाणु नाशकों तथा कीटनाशकों की उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके कुछ उदाहरण हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा था, आप जो विभिन्न फर्टिलाइजर उर्वरक इस्तेमाल करते हो, जैसे कि यूरिया है, सुपर फास्फेट है, NPK है, DAP है, उनका निर्माण, जीवाणुनाशक, कीटनाशक, ये दवाइयाँ जो केमिकल पेस्टिसाइड के रूप में आती हैं, उनका निर्माण तो इनके निर्माण के लिए, इनकी उच्च किस्म के निर्माण के लिए जो है ये सब फैक्ट्रीज में जो है स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। रसायन विज्ञान प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षक औषधों के निष्कर्षण की विधियां बताता है और उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। बहुत सारे जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती हैं, जैसे हार्ट के लिए दवाइयाँ बनती हैं, है ना, या कैंसर के लिए दवाइयाँ बनती हैं, जो किसी व्यक्ति, मरते हुए व्यक्ति की जीवन बचा सकता है। जैसे कैंसर है, मान लो किसी को मरने वाला है, लेकिन उसको अगर कोई कीमोथेरेपी वाली दवाइयाँ अगर सूट कर गई और वो जिंदा बच गया, तो सोचिए कि जीवन रक्षक दवाई है। वैसे ही हार्ट पेशेंट है, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट अटैक की दवाइयाँ जो है उसको जीवन को लंबी कर सकती हैं, है ना। तो इनका भी निर्माण केमिकल सिंथेसिस द्वारा। कैंसर के चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ जैसे सिस्प्लास्टिन और टेक्सॉल। देखिए ये जो टेक्सॉल है ये तो प्लांट से निकलता है, यू नाम के प्लांट है, YEW, यू नाम के प्लांट से टेक्सॉल निकलता है। सिस्प्लास्टिन भी इस तरह से निकलता है प्लांट से। और एड्स के लिए जो दवाई देते हैं उसका नाम है AZT, है ना, एजिडोथाइमिडीन। ये एड्स के पेशेंट को दिया जाने वाला दवाई है। ये क्या करता है, देखिए HIV जो वायरस है उसका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले, ये जो वायरस है उसके पास RNA है, वो सेल में एंटर करता है, जो रोगी है उसके शरीर के अंदर लिम्फोसाइट में एंटर करती है, उसके अंदर वो अपने RNA से पहले DNA बनाती है, DNA से फिर वो उसके न्यूक्लियस के DNA से जुड़ जाती है, फिर वो अपना काम शुरू करती है, अपनी कॉपी तैयार करती है। तो एक्चुअली पहली बार जब उसको RNA से DNA बनाना रहता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम की एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास होती है। तो ये दवाई अगर खाते हैं एड्स पेशेंट, तो उनका ये जो प्रक्रिया है RNA से DNA बनने की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है, धीमी हो जाती है। तो वायरस का जो ग्रोथ है सेल के अंदर या शरीर के अंदर वो थोड़ी धीमी पड़ती है, लेकिन रुकती नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसको रोकना पॉसिबल नहीं हुआ है अभी तक। तो उनकी जीवन जो है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, 2, 4, 5 साल में मरने वाला था वो थोड़ा 5-10 साल बाद मरेगा, ऐसा है। रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में भी अत्यधिक योगदान देता है। कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है बनती हैं देश में और वो चीज़ें बिकती भी हैं और लोगों के काम भी आती हैं। रासायनिक सिद्धांतों की बेहतर जानकारी होने के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय और प्रकाशीय गुणधर्म युक्त पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है। देखिए चुंबकीय जो पदार्थ हैं, देखिए चुंबकीय और विद्युतीय पदार्थ में क्या समान मतलब वो है कोरिलेशन है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप डायनोमो देखे होंगे ना, जिससे बिजली उत्पन्न होती है, तो उसमें चुंबक जो है ऐसे कॉइल के बीच में घूमता है, मैग्नेट, तो उसके कारण से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और उस तरह से अगर उसमें उल्टी विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो घूमेगी, अपने आप घूमेगी, ऐसा है। आप घुमाओगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी और विद्युत धारा डालोगे तो घूमेगा वो, इस टाइप का एक सिद्धांत है इसमें। तो चुंबक और विद्युत का एक दूसरे से काफ़ी रिलेशन है। प्रकाशीय गुणधर्म, आप ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुने होंगे। जैसे कि ये वायर है, सिंपल वाला वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जाता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में जाता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में जो मैसेज जाता है वो लाइट के रूप में जाता है। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट, तो लाइट के वेव्स के द्वारा वो आगे बढ़ता है, जिससे उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और रास्ते में उसका जो है क्षरण नहीं होता, उसका लॉस नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम केमिस्ट्री द्वारा पढ़ते हैं, जिसके फलस्वरूप अतिचालक सिरेमिक। अब अतिचालक क्या है इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो वायर है जिससे हम इलेक्ट्रिक लाते हैं, तो इस वायर में जो कॉपर है या एल्यूमिनियम है, इसमें एक रेजिस्टेंस रहता है। तो इलेक्ट्रिक जब इससे फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस के कारण से इलेक्ट्रिक का नुकसान होता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के कारण से वो धीमे जा पाती है और हीट उत्पन्न हो जाती है। तो उसके कारण से पावर हाउस से लेके हमारे घर तक जब तक लाइट आती है तब तक 30% विद्युत जो है रास्ते में खप जाती है, सिर्फ हीट के फॉर्म में। लेकिन अगर अति चालक रहे, सुपर कंडक्टर, तो 30% विद्युत जो है रास्ते में खप जाती है, सिर्फ हीट के फॉर्म में। लेकिन अगर अति चालक रहे, सुपर कंडक्टर, तो 30% विद्युत जो है रास्ते में खप जाती है, सिर्फ हीट के फॉर्म में। लेकिन अगर अति चालक रहे,
तो फिर वो रास्ते में, चूंकि सुपर कंडक्टर का मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रास्ते में वो विद्युत का क्षय जो है, क्षरण नहीं होगा और पूरा का विद्युत जो है हमारे पास आएगा। तो सोचिए कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है कंपनी को, देश को इससे। तो अभी तक जो है सबसे पहले जब सुपर कंडक्टर बनाया गया था ना, तो 273 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में सुपर कंडक्टर काम करते थे। धीरे धीरे इंप्रूव करके इसको -150 डिग्री में काम करने वाले सुपर कंडक्टर तो बना लिए गए हैं, लेकिन इतना माइनस टेम्परेचर रखना पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हैं, रास्ते में। तो जब तक ये 0 और इसके ऊपर के टेम्परेचर में काम करने वाले सुपर कंडक्टर नहीं बनेंगे, हमारे लिए कोई ज़्यादा ये फायदे की चीज़ें अभी नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो उस टाइप का सुपर कंडक्टर वाला सिरामिक है ना, सुचालक बहुलक। सुचालक मतलब वही है कि जो ये कॉपर वगैरह है उनके साथ कुछ चीज़ें और मिला दी जाती हैं। प्रकाशीय फाइबर तंतु, अभी मैंने ऑप्टिकल फाइबर की बात की थी, वही है, संश्लेषित किए जा सके हैं। तो ये सब चीज़ों का निर्माण जो है रासायनिक सिद्धांतों को लेकर के हम किए हैं। रसायन विज्ञान ने उपयोगी वस्तुएं जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में सहायता की है। यह उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो बहुत सारी फैक्ट्रियां जो एसिड, बेस, डाई है ना, बहुलक मतलब पॉलीमर्स। पॉलीमर कहाँ पर यूज होते हैं, जैसे रबर एक पॉलीमर है, या बेकेलाइट एक पॉलीमर है। बेकेलाइट का प्रयोग हम ये विद्युत वगैरह के जो स्विच वगैरह बनते हैं इनको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे पॉलीमर्स आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हो और वो हम केमिस्ट्री की सहायता से बनाते हैं और उससे रोजगार मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। देखिए, जैसे कि पर्यावरणीय समस्या क्या है, एक बड़ी समस्या जैसे अभी मैंने बात किया था, ओजोन लेयर का क्षय, ओजोन होल बन जाता है, जो ओजोन छिद्र। तो ये कहाँ से बनता है, क्योंकि ओजोन को नष्ट करने वाला एक केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एक गैस के रूप में इस्तेमाल होता है आपके फ्रिज में, आपके एसी में। तो ये जब लीक करके ऊपर चले जाता है तो हवा में जो ओजोन है उसको वो तोड़ने लगता है, तो ओजोन नष्ट होने लगता है। उससे जो है ओजोन होल हो गया और आपके अल्ट्रावायलेट धरती पे आने लगी, उससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होने लगी। तो इसकी समस्या का समाधान क्या है कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह कुछ ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करें जो ये काम ना करे, ये क्षरण वाला काम ना करे और आपके एसी फ्रिज का काम भी चालू रहे, ठीक है। उदाहरण, समताप मंडल, देखो स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ से नीचे से करीब 15-16 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फीयर है, जिसमें बादल वगैरह, गर्जना वगैरह होती है ना। उसके ऊपर आप जाएंगे तो वहां से लेके करीब 40-50 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर तक का जो बीच का एरिया है, मतलब समझ लो कि 17-18 किलोमीटर ऊपर से लेकर के ऊपर और चले जाएं 40-50 किलोमीटर तक, तब तक वो स्ट्रेटोस्फीयर है, उसी में ओजोन रहता है 20 से 40 किलोमीटर के बीच, है ना। ओजोन अपक्षय, ओजोन डिप्लीशन उत्पन्न करने वाले पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC सदृश पदार्थों के विकल्प सफलतापूर्वक बनाए गए हैं, संश्लेषित कर लिए गए हैं, परंतु अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। जैसे और क्या समस्या है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस क्या है आपको पता है, कांच का घर होता है जो गर्म रखने के लिए बनाई जाती है। सनलाइट तो सीधे अंदर जाती है लेकिन गर्मी बाहर नहीं निकलती, तो गर्म रह जाता है अंदर में। ये ठंडे इलाकों के लिए बढ़िया सिस्टम है। वैसी धरती के लिए ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 4 गैसें। तो धरती से निकलने वाली जो गर्मी है रात में विशेषकर, उसको बाहर जाने से रोकते हैं, तो धरती बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाती है, नहीं तो -200 डिग्री चली जाएगी रात में जो टेम्परेचर है धरती की। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो गई हवा में तो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएगी धरती, वो निकल नहीं पाएगी गर्मी। तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक ताप, है ना। और इससे क्या होता है कि पोलार रीजन जितने भी हैं, ध्रुवीय क्षेत्र, उनके बर्फ पिघल के नदी से समुद्र में आते हैं और समुद्र का लेवल ऊपर उठेगा, तो बहुत सारे जो सिटीज़ हैं जैसे मुंबई है, ये सब सिटीज डूबने के खतरे हो जाएंगे। तो इनका प्रबंधन, है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम रही है। रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ, रसायनों के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग और नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन नई पीढ़ी के लिए कुछ एक बौद्धिक चुनौतियां हैं। तो अब बेहतर तरीके से एंजाइमों का प्रयोग करना है। एंजाइम क्या है आपको पता है, हमारे शरीर में, ऑर्गेनिजम्स के शरीर में उत्पन्न होते हैं और केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, तो इनका प्रयोग हम करें, है ना। और नई मोहक पदार्थ, मोहक पदार्थ मतलब जो हमारे लिए लाभदायक पदार्थ हैं, इसके आधार पर
तो इनको बनाना है जो कम नुकसान करे पर्यावरण को, ऐसी चीजें बनाना अब भावी पीढ़ी के लिए एक चुनौती है। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों को मेधावी और सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपके जैसे होनहार बच्चों की आवश्यकता है जो आगे चल के बड़े केमिस्ट बन सकते हैं। लेकिन आप तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने वाले हैं, तो इंजीनियर भी तो केमिस्ट होते हैं ना बहुत सारे। तो आप ये काम कर सकते हैं कि नई चीज़ें डिस्कवर करें और उससे आप देश की और धरती की सेवा कर सकें। ऐसा है, एक अच्छा रसायनज्ञ बनने के लिए तथा ऐसी चुनौतियों को स्वीकारने के लिए रसायन की मूल अवधारणाओं को समझना आवश्यक है, जो कि द्रव्य की प्रकृति से आरंभ होती है। आइए हम द्रव्य की प्रकृति से प्रारंभ करते हैं। देखिए द्रव्य की प्रकृति कैसा है ना। तो द्रव्य जो है 3 अवस्थाओं में मिलती है, आपको पता है, ठोस, गैस और द्रव। तो इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। एक चौथी अवस्था जो प्लाज्मा अवस्था है, वो जैसे कि सूर्य में प्लाज्मा अवस्था है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, सूर्य के अंदर 18 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान है, वहाँ ये प्लाज्मा अवस्था होती है। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिए कि आपको एक और चीज़ कम से कम एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी पड़ेगी। अपनी पूर्व कक्षाओं से आप द्रव्य शब्द से परिचित हैं। द्रव्य क्या चीज़ है? मैटर। द्रव्य मतलब मैटर, मैटर मतलब सामान, कोई चीज़ जो स्पेस घेरता है। जैसे ये एक स्पेस घेरा हुआ है, मतलब ये एक द्रव्य है, या ये एक द्रव्य है, हवा एक द्रव्य है, पानी एक द्रव्य है, किताब एक द्रव्य है, ये मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें द्रव्य हैं। आप द्रव्य हो, मैं द्रव्य हूँ, सब कुछ द्रव्य है। जो स्थान घेरता है, ठीक है, वो द्रव्य है। ठीक है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है और जो स्थान घेरती है वो द्रव्य कहलाती है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि द्रव्य से बने हैं। आप जानते हैं कि इन सभी का द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। द्रव्यमान का होना जरूरी है। द्रव्यमान का मतलब मास है ना, वजन का होना जरूरी है। आइए हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों को याद करें, जिन्हें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो कक्षा 9वीं से आपने ठीक ढंग से पढ़ा है, जैसे मैंने पहले बताया है। तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा ये रिवाइज करवाने वाला है, उसके बाद फिर हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो द्रव्य की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हैं। आप ये जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। इन सभी अवस्थाओं में द्रव्य के संघटक कणों को चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। चलिए चित्र में देखते हैं क्या है। ये ठोस है, द्रव है, गैस है। अब इसको जरा ध्यान समझिए। ठोस के जो कण हैं वो बहुत पास पास हैं, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, अतः ये कण जो है एक दूसरे से मुक्त रूप से गति नहीं कर सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ये जो ठोस का आकार और इसका जो वॉल्यूम है, आयतन, ठीक है, दोनों फिक्स होता है। मतलब शेप यानी कि आकार और वॉल्यूम यानी कि जो इसका आयतन है, दोनों फिक्स्ड है। जितना बड़ा जैसा है, जैसे कि ये ठोस है तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। इसका आकार, माप, वॉल्यूम कोई भी चीज़ नहीं बदलने वाला है अपने आप, है ना, क्योंकि कण जो है आपस में चिपके हुए हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो शेप और वॉल्यूम दोनों इसमें फिक्स्ड है। अब द्रव की बात करें तो द्रव के कण थोड़े दूर दूर में हैं। आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली थोड़े दूर दूर में है। इनके बीच का आकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है ठोस की तुलना में। तो ये क्या करते हैं कि ये जो कण है थोड़े से मूव कर सकते हैं। इसके कण बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, ये थोड़े से मूव कर सकते हैं। तो इसके कणों में गतिशीलता होती है, पहली बात। तो इसलिए इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं है, शेप इसका फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। मतलब क्या? वॉल्यूम का मतलब कि ये आयतन जो है इसका फिक्स है। मान लो आप 100 ml द्रव लेते हो तो वो 100 ml ही रहेगा। आप उसको 100 ml के पात्र में रखिए, 200 ml के पात्र में रखिए, 1 लीटर के पात्र में रखिए, उसका कुल वॉल्यूम 100 ml ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप 100 ml के पात्र में रखें तो ठीक है, 200 ml में रखेंगे तो 200 ml में फैल जाएगा, ऐसा नहीं। टोटल आयतन उसका 100 ml ही रहेगा। मतलब वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन आकार फिक्स नहीं है। जिस पात्र में आप इसको रखेंगे उस पात्र का आकार ये ग्रहण कर लेता है। तो शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। गैस के जो कण हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, इनके बीच का जो आकर्षण बल है ये काफी कम हो जाता है और इस कारण से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और एक दूसरे के आकर्षण से छूट भी जाते हैं, है ना। तो इसका परिणाम ये होता है कि इसका शेप भी फिक्स नहीं है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। मतलब ये है कि जिस वेसल में आप इस गैस को रखते हो, ठीक है, उसी के आकार का और उसी के वॉल्यूम का ये हो जाता है। मतलब जितना आप स्पेस दोगे उतने में फैल जाएगा। ये 100 ml में रखोगे तो 100 में आ जाएगा, 200 ml में तो 200 में फैल जाएगा, 300 में तो 300 में फैल जाएगा।
जितना ज़्यादा आप उसको फैला सकते हो, जितना ज़्यादा संपीड़ित करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा संपीड़ित कर दोगे तो वो द्रव बन जाएगा, और द्रव को ज़्यादा संपीड़ित कर दोगे, दबा दोगे तो ये ठोस बन जाएगा। ये नियम है इसका, मतलब अणु जितने पास पास आएंगे उनकी गतिशीलता उतनी कम हो जाती है, ऐसा है। ठोस में ये कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं, ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं। द्रवों में कण पास पास तो होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं, लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों में कण बहुत दूर होते हैं, बहुत आसानी से तेजी से गति कर सकते हैं। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण से द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। जो अभी हमने अभिलक्षण पढ़े वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला, ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। दूसरा, द्रव का निश्चित आयतन तो होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, और उसी पात्र के आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। मतलब द्रव जैसे मान लो आप लंबे पात्र में रखेंगे तो लंबा हो जाएगा, चौड़े में रखेंगे तो चौड़ा हो जाएगा, ऐसा। और गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता, उस पात्र के आयतन में पूरी तरह से फैल जाता है जिसमें उसे रखा जाता है। 100, 200, 500 जितने ml में रखेंगे उतना फैल जाएगा। अब ताप और दाब की परिस्थितियों में एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। कैसे परिवर्तित हो सकते हैं? देखिए कि ठोस को गर्म करोगे तो द्रव, और गर्म करोगे तो गैस, ठंडा करोगे तो द्रव, ठंडा करोगे तो ठोस, और वैसे ही संपीड़ित करोगे तो भी ये द्रव और ठोस में बदल जाते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बढ़िया से बता रहा हूँ। देखिए, आपके घर में गैस सिलेंडर आता है किचन के लिए, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको उस सिलेंडर में जब भरा जाता है तो भरते समय वो गैस है ना, अब भरते 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 उसको इतना दबा के भरा जाता है, ठूस ठूस के उसमें प्रेशर के साथ, कि अंदर जाके वो प्रेशर के कारण से वो धीरे धीरे लिक्विफाई हो जाता है, मतलब लिक्विड बन जाता है वो। और जब वाल्व खोलते हो तो वहाँ से प्रेशर कम होता है तो फिर से वहाँ से गैस बन के निकलती है। ये है। इसी कारण से आप थोड़ा सा सिलेंडर हल्का सा खाली होगा जब, तो हिला के देखना, आपको ऐसा लगेगा अंदर में कोई लिक्विड भरा हुआ है टाइप का। इसीलिए उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर दोगे तो वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ऐसा है लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, ठीक है। सामान्यतः किसी ठोस को गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को गर्म करने पर गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत प्रक्रिया में गैस को ठंडा करने पर द्रव, और द्रव में द्रवित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और अधिक ठंडा करने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो वही है, ठोस को गर्म करोगे तो आगे, और गैस को ठंडा करोगे तो इस तरफ, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये किसी भी चीज़ के लिए लागू होता है ना, ये चीज़ है ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको जान के आश्चर्य होगा। मान लो आपके शहर में, किसी के शहर में परमाणु बम फूटता है ना, और अगर आप उसके 3 किलोमीटर के रेंज में हैं, एकदम ओपनली फूटा 3 किलोमीटर के रेंज में है, और जब उसका तापमान आएगा, जब आप तक उसका जो गर्मी है, तो वो व्यक्ति जो है 2-3 सेकंड में सिर से पिघल करके लिक्विड हो जाएगा, और अगले 5 से 10 सेकंड में भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब गायब। सोचो कितना ज़्यादा गर्मी है। तो ये होता है ना, पिघल करके और फिर गैस बन के उड़ जाएगा वो। अब द्रव्य का वर्गीकरण देखिए, तो द्रव्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है मिश्रण यानी मिक्सचर, और दूसरा है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो जो मिश्रण होता है वो एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो पहले शुद्ध पदार्थ को समझते हैं। शुद्ध पदार्थ वे जिसमें एक ही प्रकार के अणु या एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब अगर परमाणु के बने हैं तो वो तत्व कहलाएंगे, और अगर अणुओं के बने हैं तो यौगिक कहलाएंगे। जैसे देखिए, मान लो आप कापर लेते हो, सोना लेते हो, चांदी लेते हो, है ना, मरकरी लेते हो, ये तत्व हैं जो आप 105, 106 तत्व पढ़ते हैं, एलिमेंट वो हैं। ये तत्व एक ही प्रकार के परमाणु के बने होते हैं। कॉपर ले लेंगे तो सिर्फ कॉपर, सिल्वर ले लेंगे तो सिर्फ सिल्वर, ऐसा। लेकिन जब एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उससे यौगिक बनते हैं। जैसे इसको कंपाउंड भी कहते हैं, जैसे H2O देखिए, है ना, या C6H12O6। मान लो आपको पानी बनाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलाना पड़ेगा, ये फिक्स रेशियो है। वैसे ही ग्लूकोज के लिए आप देखिए 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो यौगिक में यानी कि कंपाउंड में एक से ज्यादा परमाणु मिले होते हैं, लेकिन उनका अनुपात निश्चित होता है। अब ये मान लो एक परमाणु बन गया, तो पानी बहुत सारा लेते हैं तो उसमें बस वही परमाणु, पानी के ही परमाणु आपको मिलेंगे, इसलिए वो शुद्ध पदार्थ है। उसमें और कोई दूसरा परमाणु नहीं मिलेगा, दूसरा अणु नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीजें हैं।
अब इन शुद्ध पदार्थों को आप विभिन्न अनुपात में मिलाते हो एक्सक्यूज मी, तो मिश्रण बनते हैं। जैसे अब ये मिश्रण क्या है, जैसे मान लो आपने नमक और शक्कर लिया, मिला दिया, या पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर घोल दिया 1 गिलास पानी में, या नमक घोल दिया, इस टाइप का मिश्रण होता है। तो मिश्रण में हमने कहा एक से ज़्यादा यौगिक या तत्व मिलते हैं। जैसे आपने एक यौगिक लिया पानी, दूसरा यौगिक लिया ग्लूकोज, मिला दिया, मिश्रण बन गया, ऐसा। अब ये मिश्रण 2 प्रकार का है, समांगी यानी होमोजीनस और विषमांगी मतलब हेट्रोजीनस। समांगी कैसा, जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया, इसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाला, घोल दिया, तो अब ये समांगी मिश्रण हो गया, क्योंकि कहीं पर से भी अगर 1 चम्मच आप ये सॉल्यूशन निकालते हो तो उसमें शक्कर और पानी का जो मिश्रण है वो बराबर मिलेगा हर जगह, तो ये समांगी हुआ। जैसे हवा, यहाँ से हवा उठाओ, यहाँ से हवा उठाओ, सब में बराबर मिलेगा आपको, ऐसा है ना। लेकिन विषमांगी किस तरह से होता है, जैसे मान लो आपने 1 कटोरी शक्कर लिया, 1 कटोरी नमक लिया, दोनों को मिला दिया, अब मिला कर कैसे मिला के रख दिया, क्या वो समांगी हुआ, क्या वो बराबर मिला? क्या एक जगह से उठाओगे दूसरे जगह से उठाओगे उसमें बराबर मिलेंगे नमक और शक्कर? नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। वैसे ही जो है आप घर में लाते हो गेहूं, चावल, दाल वगैरह, तो उसमें कंकड़ पत्थर मिले होते हैं, उनको आपकी माता जी बिन बिन करके उठा करके निकालती है अलग से, तो क्या वो समांगी है? क्या पूरे बोरी में जितना भी है थैले में सब में बराबर बटा हुआ है? नहीं ना, तो उस टाइप का विषमांगी होता है। ठीक है, तो इस तरह से द्रव्य में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ में तत्व एक ही प्रकार के परमाणु, यौगिक में एक से ज्यादा परमाणु, मिश्रण में एक से ज्यादा प्रकार के शुद्ध पदार्थ मिले होते हैं, समांगी तरीके से या विषमांगी तरीके से। ठीक है, तो इसको हमने कक्षा 9वीं से भी पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 9वीं के पार्ट 2 में आप जान चुके हैं कि स्थूल या बड़े स्तर पर द्रव्य को मिश्रण और शुद्ध पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ऐसे चित्र के अनुसार। ठीक है, जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसा हमने देखा तत्व और यौगिक। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं और ये विभिन्न कण शुद्ध पदार्थों के होते हैं जो मिले होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। देखिए ये विशेष अंडरलाइन करने वाली बात है, शुद्ध पदार्थ से मिश्रण बनते हैं और मिश्रण के घटक कहलाते हैं। किसी मिश्रण में 2 या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, है ना। तो ये पदार्थ जो है कम ज्यादा अनुपात में, जैसे मान लो 1 गिलास पानी लिया, आप उसमें 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, और कम और ज्यादा भी डाल सकते हैं, नमक या शक्कर, ऐसा। तो मिश्रण में अनुपात अलग अलग हो सकता है, लेकिन यौगिक में तत्वों का अनुपात एक रहता है। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण है। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन, मैंने कहा ना जल में चीनी घोल देंगे, हवा है, चाय है, सभी मिश्रण है। ये समांगी विषमांगी हो सकते हैं, बराबर मिले हैं तो समांगी, जैसे नमक या शक्कर पानी में घोल दिए, विषमांगी जैसे नमक और शक्कर को आपस में मिला दिए, ऐसा। किसी समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं। इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों के कण संपूर्ण रूप से मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे होते हैं, पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। जल में चीनी का विलयन और हवा समांगी मिश्रण के उदाहरण है, समझ सकते हैं आप इसको आसानी से। विषमांगी मिश्रण का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता, कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है ना, अलग अलग आप पहचान सकते हो। जैसे चीनी और नमक तथा दाल और के दाने और गंदगी प्राय छोटे कंकड़ के कणों के मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। मैंने कहा ना कि आप जो लाते हो दाल है, चावल है, गेहूं है, तो उनको साफ करना पड़ता है। आपके घर में आपकी माता जी ये काम करती हैं, तो उनको उठा करके अलग करती हैं जो कंकड़ पत्थर है ना, और जब भी उनको खाना बनाने में यूज करते हैं, मान लो चावल को, तो एक बार फिर से उसको साफ करती हैं, वो विषमांगी मिश्रण है। आप अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रणों के कई अन्य उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं, है ना। यहाँ यह बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण के घटकों को हाथ से बीनने, छानने, क्रिस्टल आसवन आदि भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। हाथ से बीनना हैंड पिकिंग कहते हैं, ये तो आप समझते हैं। छानने को भी आप समझते हैं, मान लो कि पानी में रेत मिला हुआ है, आप छान के अलग कर सकते हैं। क्रिस्टल बनाना, जैसे पानी में आपने नमक घोल दिया है या शक्कर घोल दिया है, तो पानी को भाप बना के निकाल दीजिए, शक्कर या नमक के क्रिस्टल अलग हो जाएंगे। आशवन कैसे करते हैं, जब 2 लिक्विड आपस में मिले होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बहुत अंतर होता है, उनको आशवन द्वारा अलग करते हैं। जैसे मान लो एल्कोहल है और वाटर है, पानी और एल्कोहल का मिश्रण है, अब इसको अलग कैसे करोगे? तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री के आसपास है और पानी का 100 डिग्री, तो आप जब 90 डिग्री में गर्म करेंगे
तो एल्कोहल जल्दी से भाप बन के अलग हो जाएगा, उस भाप को अलग ठंडा करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, इधर पानी अलग रह जाएगा। तो इस तरह से आशवन कहते हैं इसको, ठीक है, डिस्टिलेशन। इसके द्वारा जो है जो दारू होता है मदिरा उसको गाढ़ा किया जाता है, क्योंकि शुरू में जब अपन फर्मेंटेशन करते हैं ना तो सिर्फ 10-12% एल्कोहल बनता है, उसके बाद ईस्ट नष्ट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो लेकिन विस्की, बियर, विस्की, रम, वोदका, जिन, इन सब में तो जो ये है ये 45-50% तक होता है एल्कोहल। तो आशवन द्वारा उसको थोड़ा गाढ़ा किया जाता है। शुद्ध पदार्थों के अभिलक्षण मिश्रणों से भिन्न होते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थों में अब कैसे कैसे उनका गुण रहेगा ना। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है। जैसे आपने H2O कहा तो ये निश्चित है, हर H2O में, हर पानी में H2O ही रहेगा, वो अलग नहीं हो सकता। मिश्रणों में 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। जैसे एक बार 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाला, दूसरे में 2 चम्मच शक्कर डाला, तो सब कुछ बदल गया उसमें, है ना, संगठन बदल गया। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के उदाहरण है। ये तो मैं पहले ही बता चुका। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन C6H12O6 जो है ये निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है, और इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है। कोई भी ग्लूकोज ले लो वो ऐसे ही रहेगा। अतः अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज का निश्चित संगठन होता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज के संगठनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को सामान्य भौतिक विधि से भी अलग नहीं किया जा सकता। ये तो किसी भी यौगिक की बात है कि इनके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, इसके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, जैसे मिश्रण का आप कर सकते थे। शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत करते हैं। तत्व कौन? जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक कौन? जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं लेकिन वो निश्चित अनुपात में होते हैं। इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी पिछली कक्षाओं से परमाणु अणुओं से परिचित होंगे, लेकिन आप उनके बारे में यूनिट 2 में विस्तार से पढ़ेंगे, परमाणु संरचना में। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। देखिए अब ये जो है तत्व में क्या होते हैं, ये परमाणु के रूप में जनरली रहते हैं, फिर बाद में अणु भी बना लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन अणु बना लेगा, ठीक है ना। बाकी सोना, चांदी, तांबा ये सब चीज तो परमाणु के रूप में ही रहते हैं। इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, वहां से आगे बढ़ते जाएंगे 2, 3, 4 से लेकर 105 तक, तो उनके सभी के गुण अलग हैं, उनके परमाणु के गुण अलग हैं, क्योंकि उनमें उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उनकी संख्या अलग अलग है। सोडियम अथवा तांबे जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु संगठक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, है ना। जैसे सोडियम है ना, ये है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ज्यादातर जो धातु होते हैं, तत्वों में जो धातु होते हैं वो एक एक परमाणु के रूप में रहते हैं। ये Na2 कॉपर 2 ऐसा नहीं बनाते, ठीक है। जबकि कुछ तत्व जो है अणु के रूप में रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 बना लेता है, N2 बना लेता है, H2 बना लेता है। तो ये तत्व जो है अणु के रूप में रहते हैं, लेकिन ये तत्व परमाणु के रूप में रहते हैं। अतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं, जो क्रमशः इनके 2-2 परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। चित्र 1.3 में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ठीक है, इनके परमाणु हैं। हाइड्रोजन 2 मिलके H2 बना लेते हैं, ऑक्सीजन 2 मिलके O2 बना लेते हैं। लेकिन ये जो है इसमें ये जो कॉपर है, सोडियम है, जितने भी मेटल्स हैं वो एक एक परमाणु के रूप में रहते हैं। वो अणु बनाने के लिए 2 या 3 जो है नहीं जोड़ते हैं। जब भिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं तब यौगिक का एक अणु बनता है। तो यौगिक में क्या होते हैं, एक से ज्यादा परमाणु मिले होते हैं। आप यहां पर देखिए, मान लो आप H2O कहते हो, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन आपस में मिलकर पहले अणु बनाए फिर ऑक्सीजन उसमें जोड़ा, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है, इसमें एक परमाणु और एक परमाणु अलग अलग जुड़े हैं, मतलब इसमें 3 परमाणु जुड़े हैं, कोई अणु नहीं जुड़ा है। तो एक अणु बना, एक अणु में सिर्फ परमाणु हो सकते हैं, उसके अंदर अणु नहीं होते, ऐसा है, ठीक है। किसी यौगिक के संगठनों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। इनको आसानी से आप अलग नहीं कर सकते। इनको अलग करने के लिए फिर आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, जिसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है। उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसा मैंने अभी बताया। जल है, अमोनिया है, CO2 है, चीनी है, ये कुछ उदाहरण है यौगिकों के।
जल और कार्बन डाइऑक्साइड का चित्र में दिखाया गया है। देख सकते हैं H2 है और CO2 है। तो कैसे बने हैं, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़े हैं तब ये कार्बन बना है ना। ऐसा नहीं है कि CO2 लिख दिए मतलब ऑक्सीजन पहले अणु बनाया फिर कार्बन जुड़ा, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु कार्बन के 1 परमाणु से जुड़े हैं, मतलब सभी परमाणु की अवस्था से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चित्र में देखा कि जल के एक अणु से 2 हाइड्रोजन, जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 कार्बन के 1 परमाणु से जुड़ते हैं। अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो अनुपात निश्चित है, H2O है तो हमेशा H2O ही रहेगा तभी पानी बनेगा। कुछ और लगेंगे H2O2 कर देंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, फिर वो पानी नहीं है, ऐसा है। ठीक है, यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। ये निश्चित है, इसका गुण है, इसके बगैर वो फिर अलग चीज हो जाएगा। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। अब देखिए, जैसे H2O आप कहते हो, मान लो आप हाइड्रोजन लेते हो और ऑक्सीजन लेते हो, आप इनको अलग अलग देखिए तो हाइड्रोजन बहुत तेजी से जलता है, आवाज के साथ जलता है, फट करेगा आवाज के साथ जलेगा, और ऑक्सीजन इसको जलने में मदद करता है। तो ये दोनों जलने जलाने वाली चीजें हैं, लेकिन जब ये आपस में मिलकर H2O बना लिए तो ये आग को बुझाते हैं। बिल्कुल उल्टा गुणधर्म हो गया है ना। तो इस टाइप के गुणधर्म इनके बिल्कुल बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है और संयोजन से बना यौगिक जल है, द्रव है ना। और दूसरा ये कि हाइड्रोजन एक तेज आवाज के साथ जलती है और ऑक्सीजन दहन में सहायता करती है, परंतु जल का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है ना। तो यही मैंने आपको बताया कि इनके गुण आप देखिए कि अलग अलग रहते हैं तो बिल्कुल अलग टाइप के गुणधर्म है, और जब एक हो जाते हैं तो उनका गुणधर्म बिल्कुल बदल जाता है। तो यौगिकों का गुणधर्म काफी बदलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे द्रव्य के गुणधर्म और उसका मापन, भौतिक और रासायनिक गुण। तो इनको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। अभी मैं इसको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, फिर अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं, उनको कैसे नापते हैं। गुण में जैसे तापक्रम है ना, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है ना, उनका कैसा द्रव्यमान है, उनकी कैसी घनत्व है ना। ये सब चीज़ें जो है हम इसमें द्रव्य के गुण, रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग अलग पढ़ेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हिंदी मीडियम का जो लेक्चर है ये भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी सी आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए, और प्लीज़ करिए कि आप अपने हिंदी मीडियम के जितने भी दोस्त हैं आपके पहचान के, उनको मेरे ये जो वीडियो लिंक्स हैं आप कृपया भेज दीजिए, ताकि मेरे इन वीडियोस में थोड़े से व्यू बढ़ें, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा। आप खुद भी जानते हैं कि इंटरनेट में, यूट्यूब में हिंदी मीडियम के जो मटेरियल है बहुत कम है। तो मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, इसलिए मैंने ये इनिशिएशन लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। और आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये हिंदी मीडियम का लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, और आपके लिए यूज़फुल है या आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आप थोड़ा सा मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे का इसमें प्लान तैयार कर सकूं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।